नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। तो यूपी का चुनाव हो और जातियों की बात ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और बसपा दो ऐसी क्षेत्रीय पार्टी हैं जिनका अस्तित्व ही जातिगत वोट बैंक पर टिका हुआ है। तो अब चुनाव नजदीक हैं, ये पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुट गई हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने 2007 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के अपने फॉर्मूले को यूपी चुनाव 2022 में एक बार फिर से आजमाने की कवायद शुरू कर दी है। ये फॉर्मूला दलित ब्राह्मण मतदाता, कभी तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूते चार का नारा देने वाली बहुजन समाज पार्टी साल 2007 में दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग का सफल प्रयोग कर चुकी है। बता दें कि तब इस सोशल इंजीनियरिंग के कर्ता धर्ता थे मायावती के विश्वास पात्र सतीश चंद्र मिश्रा, जिसके चलते बसपा 2022 विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर इसी सोशल इंजीनियरिंग को अपना हथियार बनाने की फिराक में है और इसको सफल बनाने की जिम्मेदारी एक बार फिर सतीश चंद्र मिश्रा के कंधों पर है। इसकी शुरुआत अयोध्या में प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी से हो चुकी है। तो बसपा ऐसी गोष्ठियों का आयोजन उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में करने वाली है। बसपा के बैनर पर परशुराम और श्री राम दिखाई देने लगे हैं। तो सभाओं की शुरुआत शंख और ध्वनि और मंत्रोच्चार के साथ हो रही है। तो क्या थी 2007 में बसपा की सोशल इंजीनियरिंग, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बता दें कि साल 2007 में बसपा ने 86 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे और 41 सीटों पर उसे जीत भी हासिल हुई थी। इसके लिए चुनाव से पहले एक वर्ष पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई थी। उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र में दौरा करने का पर्याप्त मौका मिला था। राजनीतिक पंडितों को शुरुआत में बसपा की ये सोशल इंजीनियरिंग कामयाब होती नहीं दिख रही थी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो सब चौंकने को मजबूर हो गए। बसपा ने 403 में से 206 सीटों पर जीतकर सरकार बनाई और मायावती मुख्यमंत्री बनी। वहीं बीएसपी के सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी किया। जहां ब्राह्मण वोटर्स जिस अनुपात में अन्य पार्टियों से जुड़े, उस अनुपात में उन्हें सफलता भी मिली। साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने का अभियान चलाया। बता दें कि इस चुनाव में सपा के 21 ब्राह्मण उम्मीदवार विधायक चुने गए थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सवर्णों के साथ गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी को साध कर एक अजय सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला इजाद किया। चुनाव नतीजों में सोशल इंजीनियरिंग का प्रभाव साफ दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 12 से 13% के बीच में है। कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां ब्राह्मणों की आबादी 20% के आसपास है। यहां ब्राह्मण मतदाताओं का रुझान उम्मीदवार की जीत और हार तय कर सकता है। तो बसपा और सपा की नजर ऐसी ही ब्राह्मण बहुल्य विधानसभा सीटों पर है। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, मेरठ के अलावा ज्यादातर ऐसे जिले पूर्वांचल और लखनऊ के आसपास हैं जहां ब्राह्मण मतदाता उम्मीदवार की हार और जीत तय करने की स्थिति में है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 403 में से 325 सीटें जीतकर 1.5 दशक बाद उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। इस बार सबसे ज्यादा 46 ब्राह्मण विधायक चुने गए थे। पिछले 3 विधानसभा चुनाव के ट्रेंड देखने से पता चलता है कि जिस पार्टी के पक्ष में ब्राह्मण मतदाताओं को झुकाव हुआ, उस पार्टी की ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। इसलिए तो सपा और बसपा में परशुराम की मूर्तियां स्थापित करने की होड़ चल रही है। दूसरी ओर भाजपा सवर्णों को अपने कोर वोटर मानते हुए दलितों को रिझाने के लिए अंबेडकर स्मारक बनवा रही है। वहीं कुछ सर्वे बताते हैं कि साल 2017 में 70% से ज्यादा ब्राह्मण मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में वोट किया था। यही कारण रहा कि भाजपा इतनी ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आई। सिर्फ विधानसभा चुनाव में ही नहीं, बल्कि साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को ब्राह्मण मतदाताओं को भरपूर समर्थन मिला था। हालांकि इसके साथ भाजपा ने बसपा के गैर जाटव दलित वोट बैंक और सपा के गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई। वहीं कानपुर के विकास दुबे और उसके कई साथियों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद विपक्षी पार्टियों ने इस बात को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है कि मौजूदा भाजपा सरकार ब्राह्मण विरोधी है। कांग्रेस पार्टी इस बारे में सबसे ज्यादा मुखर हुई थी। तब जितिन प्रसाद कांग्रेस में थे और उन्होंने बाकायदा ब्राह्मण चेतना मंच नाम की संस्था बनाई थी, लेकिन जितिन प्रसाद खुद भाजपा में आ गए हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस को लगता है कि यूपी में ब्राह्मण योगी सरकार से नाराज हैं और विकल्प की तलाश में हैं। अगर वाकई ऐसा है तो ब्राह्मण भाजपा के विकल्प के रूप में सपा और बसपा को स्वीकार करेंगे। अब देखना ये होगा, अगर वाकई ऐसा है
तो क्या ब्राह्मण भाजपा के विकल्प के रूप में सपा और बसपा को स्वीकार करेंगे? लेकिन जितिन प्रसाद खुद भाजपा में आ गए हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस को लगता है कि यूपी में ब्राह्मण योगी सरकार से नाराज हैं और विकल्प की तलाश में हैं। अगर वाकई ऐसा है तो क्या ब्राह्मण भाजपा के विकल्प के रूप में सपा और बसपा को स्वीकार करेंगे? ये तो 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहे हिंद भारत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंद भारत। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।